नमस्कार साथियों, आप सभी को भारतवर्ष के 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। यूँ तो मैं आप लोगों से रोज बात करता ही हूं, लेकिन आज कुछ बातें जो सिर्फ मैं महसूस करता हूं वो आपसे करना चाहूंगा। आप लोग अपने माता पिता से कितना प्यार करते हैं? कितना प्यार करते हैं? बहुत सारा। कितना सारा, एक बार बोल के बताएंगे? कितना प्यार करते हैं आप लोग अपने परिवार से, अपने माता पिता से? काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारा, एंडलेस। जिसको कहते हैं दूध का कर्ज, उनका हमारे ऊपर दूध का कर्ज है। लेकिन अगर किसी ने आपके लिए जान दी हो, किसी ने आपके लिए जान कुर्बान की हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर किसी ने आपके लिए अपनी जानें दी हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आपका भी कुछ फर्ज बनता है। तो हमारे ऊपर दूध का नहीं, हमारे ऊपर खून का भी कर्ज है। हम भारतवासियों के ऊपर सिर्फ दूध का कर्ज नहीं है, खून का भी कर्ज है। लाखों भाइयों ने अपनी जान देकर इस देश को आजादी दिलवाई है। ऐसे ही हम आजाद नहीं हुए, अंग्रेज यूं ही हमें छोड़कर नहीं चले गए। इतना आसान काम नहीं था, इतना आसान नहीं था। सैकड़ों साल की, और मुगलों को भी काउंट कर लें तो हजारों साल की गुलामी हमने सहन करी है। और जब रमेश कह रहा था, एक इसने डायलॉग सुनाया था कि मूवी घातक का, तो चाहे फिर गले में पड़ा हुआ पट्टा सोने का क्यों ना हो, पट्टा पट्टा होता है, लेकिन हमारे गले में तो सोने का भी नहीं था। हमारे गले में सिर्फ और सिर्फ गुलामी का पट्टा था। आज जो हम और आप यहां बैठकर यह आयोजन कर पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं और कह पा रहे हैं, यह इतना आसान नहीं था। इस मिट्टी से जो खुशबू आती है वो मिट्टी की नहीं है, लाखों वीरों के शहादत की खुशबू इस मिट्टी से आती है। ये सिर्फ मिट्टी की खुशबू नहीं है, लाखों लोगों ने अपनी जान, आपका खून इस मिट्टी के लिए न्यौछावर किया है, तब इस मिट्टी से खुशबू आई है। अगर आज और हम आप यहां बैठे हैं तो अपनी बदौलत नहीं, और शायद अपने माता पिता की बदौलत भी नहीं, क्योंकि वो भी स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं, कुछ एक को छोड़ दें तो। आज अगर हम यहां बैठे हैं, स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, तो वो अपने माता पिता की बदौलत भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो अभी हम यहां बैठे हैं, जिस उम्र के हम हैं, सबके माता पिता स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। लेकिन गुलामी क्या होती है शायद आप और हम इसको समझ भी नहीं सकते, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत तकलीफ रही होगी, बहुत कष्ट रहा होगा, बहुत बड़े लेवल पर पीड़ा रही होगी, तभी तो जान देने की सोची। अगर सब कुछ आसान होता उस टाइम पर, इतनी तकलीफें नहीं होती, तो क्यों लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी होती? तो अब कैसे चुकाओगे इस खून का कर्ज? कुछ सोचा है कभी इस बारे में? क्या ऐसा करोगे इस मातृभूमि के लिए, क्या ऐसा करोगे इस मिट्टी के लिए कि उस खून के कर्ज से मुक्त हो सको? शायद कभी भी ना हो सके, लेकिन कुछ कोशिश तो की जा सकती है, कुछ प्रयास तो किया जा सकता है कि उन वीरों की, उन शहीदों की शहादत को हम प्रणाम कर सकें, सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के दिन नहीं। हम अपने जीवन को कुछ इस तरह से जीना प्रारंभ करें, अपने जीवन को कुछ इस तरीके से जिएं कि हमारा हर दिन इस मातृभूमि को नमन हो, हर दिन इस मातृभूमि को प्रणाम हो। नहीं तो मैं आपको गारंटी से कह देता हूं, लिखित में ले लो चाहे इस बात को, आज आप और हम किसी अंग्रेज के घर में काम कर रहे होते, काम तो छोड़ो, उनके पखाने साफ कर रहे होते, यह हालत हो चुकी होती हमारे देश की। अगर इस देश को आजादी नहीं मिली होती ना, तो आज हम अंग्रेजों के घर में उनके पखाने साफ कर रहे होते। इससे ज्यादा हमारी हैसियत हमारे देश में नहीं रही होती।
तो कैसे उतारें हम इस खून का कर्ज? एक और चीज, इसको मैं आगे लूंगा। अंग्रेजों की सिर्फ एक नीति थी जिसकी वजह से वो हम पर राज कर पाए। क्या थी वो नीति? फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो। क्या वो नीति आज भी हमारे साथ नहीं अपनाई जा रही है? क्या हम आज भी उस नीति का शिकार नहीं हो रहे हैं? क्या आज भी हमें आपस में नहीं लड़ाया जा रहा है? क्या आज भी हमें आपस में नहीं बांटा जा रहा है? अलग अलग नामों पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं धर्मांधता के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं आरक्षण के नाम पर, कहीं राज्यों के नाम पर, कहीं और दूसरे नामों पर। आज भी हम एक हुए कहां हैं? कहलाने को हम एक हैं, लेकिन अगर अभी किसी जाति विशेष के आरक्षण की बात आ जाए तो बाकी सब भारतीय दुश्मन नजर आने लगते हैं उस समय पर। अगर अपने किसी धर्म विशेष की बात आ जाए तो हम फिर भारतीयता को भूल जाते हैं। और तो और प्रांत की बात आ जाए तो फिर हम दूसरे प्रांतों से भी लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। अगर किसी क्षेत्रीयता की बात आ जाए तो फिर हम अलग मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं। अगर सरदार पटेल ने एक भारत का सपना देखा था तो ऐसा बिखरा हुआ भारत तो कभी सरदार पटेल के स्वप्न में नहीं रहा होगा। अगर उन्होंने छोटी 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 हजारों रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया था तो कभी सरदार पटेल ने यह नहीं सोचा होगा कि दोबारा ये इस तरीके से बढ़ जाएंगे। अगर भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा देकर, मोहम्मद इकबाल साहब ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो एक तरफ भगत सिंह थे, सिख थे, एक तरफ मोहम्मद इकबाल साहब थे, मुस्लिम थे, एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उत्तर हो चाहे दक्षिण, चाहे पूरब हो पश्चिम, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सारा भारत एक होकर देश की आजादी के लिए लड़ा था। कहीं पर भी इस तरीके से देखा ही नहीं जा सकता कि इन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। हर जाति, हर धर्म, हर प्रांत, हर छोटे से छोटे हिस्से के लोगों ने अपना सर्वस्व इस देश की आजादी के लिए न्यौछावर किया था। फिर अब हम क्यों बट गए? फिर अब हम क्यों बट गए, या अब हम बांट दिए गए? तो थोड़ा सा अपना विजडम लगाकर चलना जब भी आपको कोई बांटने की कोशिश करे, क्योंकि उस घर को तोड़ना बहुत आसान हो जाता है जिस घर के लोग आपस में लड़ते हो। उस घर को तोड़ना बहुत आसान हो जाता है जिस घर के लोग आपस में लड़ते हो। हम दुश्मनों से कम, आज हमारी लड़ाई अपनों से ज्यादा है। बाहर के दुश्मन की पहचान तो बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन जो सफेद पोश दुश्मन देश के अंदर छुपे बैठे हैं, और ऐसा धीमा और मीठा जहर बहुत सारी बातों का हमारी नसों में घोलते जा रहे हैं, युवा की नसों में घोलते जा रहे हैं, सिर्फ अपने फायदों के लिए। आंखें खोलना, देखना, क्या ये सच है या लड़ाए जा रहे हो? ये सच है या सिर्फ भिड़ाए जा रहे हो? एक छोटी सी आप लोगों से कहानी शेयर करता हूं, शायद आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जाती है। एक बार एक जंगल में 3 बैल थे। तीनों आपस में बहुत अच्छे मित्र थे, तीनों में आपस में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। कई बार उस जंगल में शेर ने सोचा इनका शिकार कर लूं, लेकिन तीनों बैल थे, अति बलिष्ठ भी थे, लेकिन तीनों के साथ एकदम शेर भी आता था, तीनों का कभी मिलकर शिकार नहीं कर पाया, क्योंकि तीनों एक साथ शेर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। शेर भी घबरा कर भाग जाता था। लेकिन शेर ने सोचा कि अब तो मुझे इनका शिकार करना है, मैं कुछ भी करूं। शेर ने एक दिन अफवाह फैला दी, जंगल में अफवाह फैला दी कि ये तीनों दोस्त हैं, लेकिन आपस में अंदर ही अंदर एक दूसरे के दुश्मन हैं।
जब कहीं हरी घास ज्यादा मिलती है तो दूसरा जाकर चुपचाप खाई आता है, दोनों को बताता नहीं है। इस तरह की अफवाहें फैला दी और उनके मन में भी शक पैदा होने लगा कि हां यार ये सच है। अब तीनों एक दूसरे से अलग अलग रहने लगे। बस शेर को इसी मौके की तो तलाश थी, शेर को इसी मौके की तलाश थी। एक एक करके तीनों को मारकर शेर खा गया। तो जब तक हम एक हैं तब तक किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि हमारी तरफ आंख उठाकर देख ले। और रही बात खून का कर्ज चुकाने की, ज्यादा कुछ मत करो, लेकिन अपने आप से आज के दिन एक वादा करो। क्योंकि अगर उस भारत को वो स्वर्णिम भारत बनाना है जिसकी नींव इस देश के देशभक्तों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने सोची थी, तो निश्चित रूप से सिर्फ एक कदम उठाने की जरूरत है। वह कदम है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी नारा दिया था स्वच्छ भारत, उसके बाद उन्होंने नारा दिया गंदगी मुक्त भारत। लेकिन सबसे बड़ी गंदगी वो नहीं है जो सड़कों पर दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी गंदगी तो वो है जो हमारे मनों में भरी हुई है। सड़कों पे फैली हुई गंदगी को साफ करना काफी आसान होगा, बजाय जो मनों के अंदर गंदगी फैली है उसको साफ करने के। और जब तक, आज इस मंच के माध्यम से खुला दावा कर सकता हूं, जब तक भारत भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा तब तक भारत विश्व गुरु दोबारा नहीं बन सकता। और भ्रष्टाचार हमारी नसों तक फैल गया है, हमारी जड़ों तक फैल गया है, उस गहराई तक भ्रष्टाचार फैल गया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बड़ा भ्रष्टाचार तो दिखाई देता है, लेकिन छोटा भ्रष्टाचार करने से कोई नहीं चूकता। भ्रष्टाचार का मतलब क्या है, आज हमें यह समझ भी लेना चाहिए। प्राय आपने सुना होगा, बड़े नेता सब कहते हैं भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, अफसर ब्यूरोक्रेट्स भी कहते हैं भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, जनता भी कहती है भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए। तो फिर सवाल यह बचा कि भ्रष्टाचार करता कौन है? जब 135 करोड़ देशवासी सब ये चाहते हैं भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, कोई खड़ा होकर नहीं कहता कि भ्रष्टाचार होना चाहिए, तो फिर आखिर ये भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? कोई तो है जो भ्रष्टाचार कर रहा है। साफ सी बात है, जिसका मौका पड़ रहा है वो भ्रष्टाचार कर रहा है। अगर लोगों को 10 रुपए का बिल 15 रुपए का बनाने का मौका मिलता है, लोग उससे नहीं चूकते, लेकिन बातें करते हैं देश में भ्रष्टाचार बहुत है। तुम कौन से कम भ्रष्ट हो? अगर तुम्हें 10 रुपए के बिल को 15 रुपए का बिल बना करने का मौका मिले, तुम उससे नहीं चूकते। सिर्फ 5 रुपए मेहमान बेच दिया, सिर्फ 2 रुपए के लिए बेईमान हो गए। माना उनके सामने तो, जिनकी हम बात करते हैं भ्रष्ट है, उनके सामने तो करोड़ों का ऑफर था, हजारों करोड़ का ऑफर था, सैकड़ों करोड़ का ऑफर था। उसको देखकर ईमान डगमगाया। तो फिर भी समझ में आता है कि यार हजारों करोड़ देखकर तो शायद किसी का ईमान डगमगा जा सकता था, लेकिन अगर 100, 200, 500 रुपए के लिए भी हमारा ईमान डगमगा जाता है तो उनसे बड़े भ्रष्टाचारी हम हुए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं है, वो भ्रष्टाचार और बड़ा भ्रष्टाचार है। लेकिन भ्रष्टाचार को हमारी जड़ों से खत्म करना होगा, हमारी सोच में से भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। अगर सोच भ्रष्टाचार की है, सिर्फ मौका ही तो नहीं मिल रहा बड़ा भ्रष्टाचार करने का। अगर हम वहां पहुंचेंगे तो फिर हम बड़े करेंगे। आज 50 रुपए का मौका मिल रहा है तो 50 रुपए की बेईमानी कर रहे हैं, 500 रुपए का मौका मिल रहा है तो 500 रुपए की बेईमानी कर रहे हैं, 1000 रुपए का मौका मिल रहा है तो 1000 रुपए की बेईमानी कर रहे हैं। तो फिर क्या आपको लगता है कि लाखों या करोड़ों का कभी भ्रष्टाचार करने का मौका मिला तो चूक जाओगे? पूछो अपने आप से सवाल। लाखों और करोड़ों का मिलेगा तो लपक कर पकड़ लोगे? फिर हमें कोई अधिकार ही नहीं है यह कहने का कि भारत से भ्रष्टाचार दूर हो, क्योंकि भ्रष्टाचार तो फिर हर घर में, हर व्यक्ति में, हर की नसों में है। अपने काम के प्रति लापरवाही और बेईमानी भी तो भ्रष्टाचार है। अगर आप एक्स अमाउंट लेते हैं और उतना परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, परफॉर्मेंस डजंट मीन कि आउटकम। परफॉर्मेंस का सिंपल मतलब है कि आपने अपने काम को पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से नहीं किया, यह भी तो भ्रष्टाचार ही है। तो आज अगर आप उन शहीदों को सिर्फ बातों से नहीं, एक शहादत देना चाहते हैं, उनको सच्ची विनयाञ्जलि और श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उस खून के कर्ज से थोड़ा सा भी मुक्त होना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी में एक नियम बना लें, ना रिश्वत लूंगा, ना रिश्वत दूंगा।
ना रिश्वत लूंगा ना रिश्वत दूंगा, ना भ्रष्टाचार करूंगा ना भ्रष्टाचार होने दूंगा। हो सकता है यह आगाज 10 लोगों से शुरू हो, लेकिन हर बड़ी से बड़ी क्रांति कुछ लोगों से ही शुरू हुई है। आज लग सकता है आपको कि मेरे अकेले के बदल जाने से क्या देश बदल जाएगा। अगर मैं खाली एक व्यक्ति अकेला भ्रष्टाचार बंद कर दूं तो उससे क्या हो जाएगा। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आप अपने आप को देखें, अपने आप को सुधारें, क्योंकि एक सुधरा हुआ व्यक्ति कईयों को सुधारने की क्षमता रखता है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा आज आपसे, सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे ऊपर दूध का नहीं खून का कर्ज है या नहीं है। महसूस करते हो उस खून के कर्ज को। कैसे किसी जवानी में भगत सिंह को रोका जा रहा था कि बेटा अभी तो खेलने कूदने के दिन है, अभी तो मौज मस्ती के दिन है, अभी तो जवानी के दिन है, अभी तो रिश्ता पक्का कर दिया, अभी तो शादी करके अपना जीवन बिताने के दिन है। लेकिन भगत सिंह ने कहा था, आजादी को चली भियाने हम मस्तानों की टोलियां, आजादी को चली भियाने हम मस्तानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे बसंती, मेरा रंग दे बसंती, मेरा रंग दे बसंती। दैट वॉज द स्पिरिट। ये स्पिरिट थी। छोड़ दिया सब कुछ। सुभाष चंद्र बोस आईएएस बन चुके थे, इंटर्नशिप चल रही थी, उस टाइम आईसीएस कहा जाता था, वो भी 4th रैंक से। यूके में, इंग्लैंड में इंटर्नशिप चल रही थी। जैसे ही पता चला कि यहां देश में अंग्रेजों का अत्याचार हुआ है, अंग्रेजों ने नरसंहार किया है, जलियांवाला बाग कांड किया है, अपनी आईसीएस, अपनी इंटर्नशिप बीच में छोड़कर आ गए थे और देश की आजादी की लड़ाई से जुड़ गए थे। ये मिट्टी उस बलिदानों की मिट्टी है जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के खातिर न्यौछावर कर दिया। क्या हम अपने कुछ निजी स्वार्थों को न्यौछावर नहीं कर सकते? आज जान देने की जरूरत नहीं है, आज खून बहाने की जरूरत नहीं है, आज सिर्फ कुछ अपने निजी स्वार्थों को छोड़ने की जरूरत है और देश हित में काम करने की जरूरत है। अंत में यही कहूंगा कि कुछ नियम आज हमें और लेने चाहिए। इसके साथ साथ कुछ चीजें नेशनल वेस्ट हैं और कुछ चीजें नेशनल रिसोर्सेज हैं। पानी, बिजली और खाना। कोशिश करें, थाली में झूठा छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, अब पानी भी झूठा ना छोड़ें। खाना दूर छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, ग्लास में पानी भी उतना ही लें जितना पीना हो। यह सिर्फ आपका देश को नहीं, इस पूरे विश्व को तोहफा होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति अपनी इतनी गौरवमय संस्कृति है कि सिर्फ देश के लिए नहीं जिए, इन्होंने तो नारा दिया है वसुधैव कुटुंबकम, कि यह पूरा विश्व एक परिवार है। तो आपका फेंका हुआ खाना, वेस्ट खाना कई लोगों की भूख बुझा सकता है। आपके द्वारा बर्बाद किया पानी, आपके द्वारा बर्बाद की गई बिजली, हो सकता है आपके पास पैसे की कोई कमी ना हो, आप बिजली का बिल भरने में पूर्णतः सक्षम हो, लेकिन इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना सिर्फ एक बात से है, आपकी बचाई गई बिजली से किसी और का घर भी रोशन हो सकता है। आपकी बचाई गई बिजली से किसी की अंधेरी जिंदगी में भी उजाला आ सकता है। तो क्या आप ये नहीं करना चाहेंगे कि मेरी वजह से, मेरे कार्यों की वजह से किसी की अंधेरी जिंदगी में उजाला आ गया? मेरे सिर्फ किसी को खिलाने नहीं जा सकते, लेकिन अगर वेस्ट भी बंद कर दोगे तो भी कई लोगों को आपकी वजह से खाना मिलने लगेगा। आप पानी की बर्बादी बंद कर दोगे तो कई लोगों को की प्यास बुझने लगेगी। तो दोस्तों, दूध का कर्ज चुकाएं। आप अपनी शिक्षा लेते हैं, आप और बहुत सारे काम करते हैं सिर्फ अपना दूध का कर्ज चुकाने के लिए।
जहां तक हमारी सोच जा पाती है सिर्फ वो दूध के कर्ज तक जाकर सिमट जाती है, वो भी कम होती जा रही है। उसमें भी हम इतने स्वार्थी होते जा रहे हैं कि दूध के कर्ज को भी भुलाने लगे हैं। खून का कर्ज तो बहुत दूर की बात है, मैं आज उस विषय पर जाऊंगा भी नहीं। लेकिन मैं तो मानता हूं दूध से बड़ा खून का कर्ज है। अगर दूध का कर्ज बड़ा होता तो फिर सैनिक अपने घरों में रहते, क्यों सीमाओं पर जाकर देश के लिए अपनी जान गंवाते? अपने मां बाप के साथ रहते ना, उनकी सेवा करते, क्यों देश की सेवा करते? लेकिन शायद उन्हें समझ में आ गया दूध का नहीं, खून का कर्ज और भी बड़ा है। मुझे दूध का नहीं, खून का कर्ज चुकाना है। और मैं आज आपको खुले इस मंच के माध्यम से और कहता हूं, होने को धर्म के माध्यम से मैं एक जैन हूं, लेकिन अगर मुझे कभी भी पूछा जाएगा कि जैन ध्वज में से या तिरंगे में से किसका चुनाव करोगे पहले, तो मेरी पहली चॉइस हमेशा 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 और तिरंगा होगी। कभी भी पंचरंगा जैन ध्वज तिरंगे से ऊपर मेरी पहचान नहीं हो सकती। अगर मुझसे जिंदगी में कभी भी पूछा जाएगा कि भारत मां में से या महावीर में से किसको चुनोगे, तो मेरा पहला चुनाव हमेशा भारत मां होगा, महावीर नहीं। अगर मुझसे कभी भी पूछा जाएगा कि नमोकार मंत्र में से या राष्ट्रगान में से किसको चुनोगे, तो मेरा हमेशा पहला चुनाव राष्ट्रगान होगा, नमोकार मंत्र कभी भी नहीं। क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता, राष्ट्र से बढ़कर कोई जाति नहीं हो सकती, राष्ट्र से बढ़कर कोई व्यक्ति विशेष कभी नहीं हो सकता। क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित है तभी धर्म सुरक्षित है। अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहा तो कौन सा धर्म, कौन सी जाति, कौन सा आरक्षण, और तुम कौन और मैं कौन? तो आप अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, अपने समाज के लिए करें, और निश्चित रूप से आपको अपने जीवन के ऐसे कुछ उद्देश्य निर्धारित अवश्य कर कर चलने चाहिए अभी से कि कम से कम मैं अपने राष्ट्र के निर्माण में, एक स्वस्थ भारत और एक स्वर्णिम भारत के निर्माण में अपना यह सहयोग अवश्य प्रदान करना चाहूंगा। अंत में अनीशा ने बात कही थी कि मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं कुछ इस तरीके से कोटेशन कही थी कि मैं तिरंगे में लिपटना चाहता हूं। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा। जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उसके बाद एक मीडिया इंटरव्यू था, उसमें पूछा गया था कि आगे आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, आप अपनी जिंदगी में और क्या करना चाहेंगे। मैंने कहा जिंदगी के तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन मैंने तो अपनी मौत तक का उद्देश्य निर्धारित किया हुआ है। मैं सिर्फ दो तरीके से मरना चाहता हूं, या तो मैं दिगंबर जैन साधु बनकर मरना चाहता हूं कि अपने अंत समय तक जाकर इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर एक दिगंबर जैन संत बनूं और समाधि संलेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त करूं। अगर मैं ये नहीं कर पाता हूं तो कुछ ऐसा काम करूं, क्योंकि सेना में मैं हो नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे महान काम आप कर सकते हो जिससे सरकार आपको यह अधिकार देती है कि आपकी बॉडी को तिरंगे में लपेटकर अंतिम विदाई दी जाए। तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ करना चाहूंगा देश के लिए कि उस सम्मान को प्राप्त कर सकूं कि जब जाऊं इस दुनिया से अलविदा कहकर, तो मेरे शरीर पर सफेद कफन नहीं, तिरंगा हो। क्योंकि मुझे नहीं पता आपके खून का रंग कैसा है, मुझे नहीं पता आपके खून का रंग कैसा है, लेकिन यह पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं मेरे रगों में तो तिरंगा दौड़ता है, शायद लाल रंग का खून भी मेरी रगों में नहीं है। क्योंकि इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, मैं भी नहीं हूं, नहीं है मेरे खून का रंग लाल। और अगर ऐसा कुछ है तो बदल दे मेरे खून के रंग को, कर दे उसको तिरंगा। तो हम सबका यह कर्तव्य है कि इस माटी के लिए कुछ करें, और ऐसा करें कि जिससे एक स्वर्णिम और एक ऐतिहासिक भारत के निर्माण में हम अपनी एक अहम भूमिका का निर्वाह कर सकें। आप सभी लोगों ने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनुग्रहित हूं और आशा एवं अपेक्षा रखता हूं कि आप इन बातों को अपने जीवन में अमल में लाएंगे।